पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल, ये सब क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। जैसे कोई भी चीज़ का ग्रुप हम लोग करते हैं, या हम जैसे आप लोग पढ़ते हैं पे स्टूडेंट है तो बहुत सारा सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स। तो आप जब अगर अपना शेल्फ, बुक शेल्फ को आप सजाइएगा, कॉपी वगैरह को, तो आप क्या करिएगा कि मैथ्स कॉपी आप एक जगह रखिएगा, हिस्ट्री कॉपी एक जगह, इंग्लिश कॉपी एक जगह, इस तरह ना कीजिएगा, उसका बुक एक जगह रखिएगा। तो इससे आपको क्या होगा, आसानी होगा। आप जब सब जगह सब चीज़ को एक जगह करके रखिएगा, मैथ्स का टॉपिक अलग, फिजिक्स का, ये साइंस का टॉपिक अलग, हिस्ट्री का टॉपिक अलग, तो आपको क्या होगा, कोई भी एक चीज़ अगर चाहिए आपको तो आप डायरेक्ट चले जाइएगा वहाँ पे, वहाँ से निकाल लीजिएगा। तो ग्रुपिंग करने से आसानी होता है किसी चीज़ का, और बाकी सब चीज़ मिला जुला हुआ रहेगा तो फिर आपको ही मुश्किल होगा एक कॉपी ढूंढने के लिए, पूरा कॉपी आपको ये करना पड़ेगा। सेम चीज़ यही थिंकिंग आया कुछ साइंटिस्ट के दिमाग पे। जैसे बहुत सारा एलिमेंट है, तो बहुत सारा एलिमेंट जो जैसे पहले तो बिखरा पड़ा हुआ था, कोई किसी का कोई ये नहीं था, अलग से सही से रखा हुआ नहीं था। तो कुछ साइंटिस्ट लोग जैसे एक डॉबेरिनियर्स थे, फिर न्यूलैंड्स थे, मेंडेलीव थे, तो इन लोग का जहन पे कुछ आया कि कुछ ऐसा चीज़ किया जाए कि सब जिसका प्रॉपर्टी सेम होता है वो हम एक ग्रुप बना करके रखें। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप लिए थे वो एक साइंटिस्ट है डॉबेरिनर्स बोल करके। क्या नाम था साइंटिस्ट का? डॉबेरिनर्स। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर, ये बोलते हैं कि ये क्या किए थे कि तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे, तीन सिमिलर एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम तीन एलिमेंट मान लिया जाए ए बी सी, वो तीन एलिमेंट ऐसा लिए हैं जिसका प्रॉपर्टी क्या था, सेम था। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, तीन एलिमेंट करके ले रहे हैं। कितना एलिमेंट करके ले रहे हैं? तीन एलिमेंट करके ग्रुप बनाए वो। और ये ग्रुप इस हिसाब से ये एलिमेंट चुन रहे थे वो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसका 2 है तो इसका इससे ज़्यादा होगा, फिर इससे इसके ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग के हिसाब से ये लिए। और ऐसा लिए कि तीनों का प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। तीनों का प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। तब वो एक लॉजिक बताते हैं कि जब हम ऐसा करके एलिमेंट को लेंगे, तीन एलिमेंट को लेंगे और तीनों को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखेंगे और तीनों का प्रॉपर्टी अगर सेम हो रहा है, तब वो ये चीज़ बोल लेते हैं कि ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला एलिमेंट है, ये जो बीच वाला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास जो रहेगा वो इक्वल होगा। किसका इक्वल होगा? इन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा, इन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा उन दोनों का सम करेंगे और बाय 2, मतलब इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज का इक्वल होगा। किसका इक्वल होगा? एटॉमिक मास किसका? ऑफ ए प्लस सी, और उसको क्या करेंगे? बाय 2। इसी को क्या बोला जाता है? एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन। बात आ रहा समझ में? जैसे पी क्यू आर हम एलिमेंट लिए, तब ये पी क्यू आर अगर इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, अगर इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है और तीनों जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिए हैं, तो ये जो बीच वाला होगा, ये जो क्यू का जो एटॉमिक मास होगा, क्यू का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। किसका इक्वल होगा? एटॉमिक मास ऑफ पी प्लस एटॉमिक मास ऑफ आर, और उसको क्या करेंगे? बाय 2 करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ पी प्लस एटॉमिक मास ऑफ आर बाय 2, और इसको ही क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज बोला जाता है। ये आपको कौन बताया था? डॉबेरिनर्स बताया था। ठीक है, तो यही चीज़ वो लिखे थे, तो आप मेरे साथ लिखिए। ये तीन चीज़ का ले रहे हैं बाबू, तो इसलिए इनका जो लॉ आया है इसको बोला जाता है डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। क्या बोला जाता है? डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। ट्रायड मतलब होता है तीन, तीन करके ले रहा था ना, वही ले रहा था ये। तो इनमें ये लिखते हैं, ये बोलते हैं कि इफ, आप मेरे साथ लिखिए, डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड में क्या बोलते हैं, ये लिखिए आप मेरे साथ। इफ द थ्री एलिमेंट्स, इफ द थ्री एलिमेंट्स, इफ द थ्री एलिमेंट्स having similar properties, having similar properties, having
similar properties are arranged in order of their increasing atomic weight या फिर increasing atomic mass, increasing atomic weight, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक, अगर तीन एलिमेंट को हम लोग लेते हैं जिसका प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखें, एटॉमिक वेट के हिसाब से रखें, तब क्या बोले थे ये कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा, ये तीन एलिमेंट लिए थे ना, तीन को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से रखें, तीनों का प्रॉपर्टी अगर सेम है, तो ये जो बीच वाला है इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों का एटॉमिक मास का क्या होगा, एवरेज होगा। तो वही लिखेंगे, देन द एटॉमिक वेट of the middle one will be the क्या होगा, वो अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, ठीक है। अरिथमेटिक मीन किसका अरिथमेटिक मीन होगा, किसका, ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट, ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू। बात आना समझिए, ये डॉबिरिनर्स बोले थे कि वही बोल रहे थे कि अगर हम तीन एलिमेंट को लेते हैं जिसका प्रॉपर्टी क्या हो, सिमिलर हो, और उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं, बात आना समझ में, तब जो मिडिल वाला जो होगा, मिडिल वाला का जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन होगा। तो यही है, इफ द थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड in order of their increasing atomic weight, then the atomic weight of the middle one will be the arithmetic mean of the atomic weight of the other two। तो इसका जो एग्जाम्पल लिए थे डॉबिनर्स, वो ये इसका लिए थे, फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिए थे वो इसका लिए थे, कैल्शियम का लिए थे, वो कैल्शियम का लिए थे, कैल्शियम ये एग्जाम्पल में लिखिएगा, स्ट्रॉन्टियम लिए थे, और बेरियम का लिए थे, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट अप्रॉक्स 40 होता है, इसका होता है 137, और इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। तो अब आप देखिएगा कि जब इसका अरिथमेटिक मीन निकालिएगा, यानी कि 40 + 137/2 जब कीजिएगा आप, तो ये आपका आएगा 177/2, मतलब 88 पॉइंट समथिंग आएगा, या अप्रॉक्स 88 आएगा, ठीक है। तो ये आया था, ठीक है। तो यही बताए थे वो, अलग ये देखा भी गया है कि इन तीनों का जो है प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी सेम हुआ था। जैसे वैलेंसी, इन तीनों का वैलेंसी कितना है, इसका वैलेंसी अगर बात करें, इसका वैलेंसी की बात करें तो इन तीनों का वैलेंसी आता है आपका +2, ठीक है। ये मेटल है, ठीक, और ये इसका अगर हाइड्रो ऑक्साइड की हम बात करें, इसका अगर हम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो इसका हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। इसका हाइड्रो ऑक्साइड कौन सा नेचर का है, हाइड्रो ऑक्साइड कौन सा नेचर का है, इन तीनों का बेसिक इन नेचर है, ठीक है, बेसिक इन नेचर। हाइड्रो ऑक्साइड मतलब आप देखे होंगे कि बनता है CaOH ट्वाइस, उसी तरह से बनता है SrOH ट्वाइस, आप देखे होंगे BHOH ट्वाइस, ये होता है। तो ये दिखाए थे। दूसरा जो एग्जाम्पल लिए थे वो इसका लिए थे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें भी देखा गया था क्लोरीन का अप्रॉक्स 35.5 होता है एटॉमिक वेट, आयोडीन का 127 होता है, और जब इसका आप अरिथमेटिक में निकालिएगा तो इसका देखिएगा अप्रॉक्स 80 आएगा। तो ये लॉ काफ़ी सक्सेस हुआ था, ये सक्सेसफुल था ये लॉ। और इसका प्रॉपर्टी भी देखिए, बहुत सारा इसमें प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे इसका वैलेंसी की बात करें, इस ग्रुप का वैलेंसी की बात करें तो इस सभी का वैलेंसी कितना है, -1 है। वैलेंसी क्या होता है नहीं होता है, हम आने वाले क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ याद रखिए। तो वैलेंसी कितना हो गया, -1 इसका हो गया। और ये सारा क्या है, नॉन मेटल है,
ये क्या है, नॉन मेटल है, होता है, ये नॉन मेटल होता है। और ये इसका हैलाइड, ये सब हैलाइड बनाता है। इसका जो हैलाइड होता है वो सारा एसिड इन नेचर होता है। जैसे हैलाइड मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट करता है, जैसे HCl बनता है, HBr होता है, HI होता है, ठीक। तो ये सारा क्या है, एसिडिक इन नेचर था। तो ये डॉबलिनर्स दे करके गए थे। तो काफ़ी हद तक ये सक्सेस हुआ था कि 3-3 करके बनाए थे वो, बहुत सारा कुछ ग्रुप बनाए थे जिससे प्रॉपर्टी भी सेम हो रहा था, सब कुछ सेम हो रहा था। लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था इनका लॉ। कुछ ड्रॉबैक था इनका, उस पर भी देखते हैं क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से इसको आगे नहीं रखा गया, मतलब इसके पर आगे रिसर्च हुआ। जैसे ड्रॉबैक क्या था कि ये जो है ना, कुछ ही ग्रुप बना पाए थे, 3-3 करके कुछ ग्रुप ही बना पाए थे। और जितना सारा एलिमेंट उस वक्त मौजूद था उतना सारे का ग्रुप ये नहीं बना पाए थे। पहला चीज तो ये था। दूसरा, बहुत सारा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी क्या था, सेम था, लेकिन वो एक ग्रुप के अंदर नहीं रखे थे। जैसे आयरन, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो था प्रॉपर्टी क्या था, सेम था, लेकिन वो एक साथ नहीं रखे थे। तीसरा इनका ड्रॉबैक ये था कि जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं। देखिए फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये देखो सबका प्रॉपर्टी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ तक तो प्रॉपर्टी ठीक था। यहाँ पे ये सेटिस्फाई किया था इनका लॉ कि आपका प्रॉपर्टी भी सेम है और ये इन दोनों का एवरेज जो होता है एटॉमिक मास का वो इसके बराबर होता है, ब्रोमीन का। यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पे इनका लॉ जो है वो काम नहीं किया था, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है। और अगर एटॉमिक मास की बात करें तो फ्लोरीन का होता है 19, ब्रोमीन का होता है 80। तो इन दोनों का जब अगर हम निकालेंगे एटॉमिक मास का एवरेज, तो ये आपका तकरीबन निकलेगा, आपका निकलना चाहिए इस कितना निकलेगा, 150, 49 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ये कितना निकलेगा, 49 पॉइंट समथिंग क्लोरीन का निकलेगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है, 35.5। लेकिन अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से कितना निकल रहा है, 49 पॉइंट समथिंग। तो यहीं पे ये गलत हो गया। तो ये देखा गया कि बस एक ट्राई किए थे, ये कुछ एलिमेंट को कर पाए हैं लेकिन सारे का नहीं कर पाए हैं। तो यही इनका ड्रॉबैक था। अगर आप में से कोई लिखना चाहे तो ये लिख सकता है रफली तौर पे, वरना आपको हम दे देंगे नोट्स इसका, ठीक है। तो ये था डॉबिनर्स का लॉ और इनका ड्रॉबैक। तो इनका ड्रॉबैक जब हो गया तो इनके ऊपर रिसर्च करते, मतलब कोई भी रिसर्च खत्म नहीं होता, वो चलते रहता है। एक साइंटिस्ट बोल के गया, उनके ऊपर रिसर्च चलते रहता है। तो बहुत साल के बाद फिर एक साइंटिस्ट आए थे, न्यूलैंड्स, ठीक है। वो फिर अपना एक अलग रूल दिए थे। तो देखते हैं अब न्यूलैंड्स के बारे में, पढ़ते हैं क्या वो बोले थे, उनका क्या लिमिटेशन था, क्या ड्रॉबैक था, अब देखते हैं। तो डॉबलिनर्स का तो लॉ बाबू ज़्यादा चला नहीं। तो डॉबलिनर्स के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। क्या नाम था उनका, न्यूलैंड्स, ठीक है। ये न्यूलैंड्स नाम करके एक साइंटिस्ट आए थे। ये म्यूजिक लवर थे, मतलब म्यूजिक से इनको बहुत प्यार था, लव्स म्यूजिक। ये जो है म्यूजिक को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। ये म्यूजिक बहुत इनको पसंद था। तो ये जो है ना पीरियोडिक टेबल में क्या किए, एलिमेंट को क्या किए, वो अपने हिसाब से, ये म्यूजिक के हिसाब से सजाने की कोशिश किए। जैसे म्यूजिक अब जब कोई जानता होगा आप में से, हमको उतना नहीं पता है, बस इतना ही जानते हैं कि म्यूजिक में होता है 7 सुर, ना क्या बोला जाता है वो होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है 7 सुर में। पहला को शायद बोला जाता है सा रे गा मा पा, ये सा, ये होता है रे गा मा पा धा, क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, हाँ पा धा नी, ये मिटा क्यों दिए हम, नी, ठीक है, ये होता है। तो हर एक उन लोग का, जैसे शायद होता होगा ब्रिटिश लोग का अलग कुछ होता होगा, या उन लोग का ऑक्टेव बोल करके होता है म्यूजिक का उन लोग का। उन लोग में भी जो है ना ये 7 ही सुर था। अब इंग्लिश में कुछ अलग होता होगा, लेकिन था सुर 7 ही। तो वो क्या किए, जैसे म्यूजिक में क्या होता है सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से सा आता है, रिपीट होता है ना, तो वो इसको म्यूजिक के में डाल दिए थे। वो क्या बोले थे कि
अगर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर हम इसको अरेंज करते हैं एलिमेंट को, अगर किसी भी एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अगर अरेंज करते हैं तो हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है ना वो सेम रहेगा पहले वाले से। क्या बोले हम कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से हम अरेंज करते हैं एलिमेंट को तो हर एट्थ एलिमेंट यानी कि हर आठवां एलिमेंट, तो हर आठवां एलिमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट वाले से उसका प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा। उसी हिसाब से जैसे ये म्यूजिक होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी के बाद क्या आता है, वापस सा आता है, तो ये वही बोल करके आता है। तो इसका एग्जाम्पल भी दिए थे वो, जैसे लिथियम, वो लिखे लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उस टाइम इनर्ट गैस नहीं मिला था, मतलब वजूद में नहीं था इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस के लिए लिखना नहीं है। फ्लोरीन के बाद ऐसे तो होता है नियॉन, लेकिन उस टाइम तो था नहीं, तो फ्लोरीन के बाद वापस फिर क्या आएगा, सोडियम, सोडियम, उस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन था, एसआई, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तो था नहीं, पोटेशियम था, कैल्शियम। ये अरेंज किए वो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वो अरेंज किए और काफ़ी सक्सेस उनको मिला था, बहुत उनका तारीफ हुआ था कि हाँ एकदम परफेक्ट वो फिट कर दिए थे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका आप देखिएगा तो प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसका भी आप देखिएगा इन सब का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो वो अपना म्यूजिक सुने और उसके ही हिसाब से वो अरेंज कर दिए एलिमेंट को और सबका प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, जैसे आप हर आठवां एलिमेंट देखेगा ना तो रिपीट हो जा रहा है। जैसे ये इसका बात करते हैं, यहाँ पे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो एट्थ एलिमेंट सोडियम, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इनको काफ़ी सक्सेस मिला था। ये लॉ उस टाइम बहुत ही चर्चा में आया था और इनका बहुत तारीफ हो रहा था सब जगह कि हाँ कोई साइंटिस्ट है जो अरेंज कर पाए हैं एलिमेंट को। ठीक है, कहाँ तक लेकिन ये कर पाए थे, कैल्शियम तक, इसके आगे ये भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसके आगे ये भी नहीं कर पाए थे, मतलब हेवी एलिमेंट के लिए ये सही साबित नहीं हुआ था। पहला चीज तो ये गलत हो गया इनका कि हेवी एलिमेंट के लिए ये चीज नहीं था। दूसरा ये चीज जब बाद में नोबल गैस मिला, जब बाद में नोबल गैस मिला, जैसे हीलियम, आर्गन वगैरह मिला, नियॉन, ये सब मिला जब, तब क्या हुआ, ये जो रूल किए थे वो म्यूजिक वाला ऑक्टेव, इसी को बोला जाता है कि आठवां करके जो आ रहा था। अगर बाद में जैसे मान लिया हीलियम, तब अगर एक नया आएगा तो इन लोग का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एक एक शिफ्ट करेगा, तब ये प्रॉपर्टी काम आएगा, तब ये इसका जो लॉ था वो काम खत्म हो गया, मतलब बर्बाद हो गया इनका। किसके वजह से, नोबल गैस के मिलने के वजह से। ठीक है, नोबल गैस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस नाम ही आप याद रखिए कि नोबल गैस कुछ होता है। ठीक, तो ये भी बहुत हद तक सक्सेस नहीं हुए, लेकिन ये जो है ना एक रिलेशन दे कर गए, किसमें, एटॉमिक वेट और पीरियोडिसिटी में, कि एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर किसी चीज को अरेंज करें तो रिपीटेशन हो सकता है प्रॉपर्टी का। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वापस उस चीज का रिपीट होना, उसी को क्या बोला जाता है, पीरियोडिसिटी। बात आ रहा समझ में, क्या बोले, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वापस उसी चीज का दोबारा होना, उसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी। सिर्फ उसी होना नहीं, या तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, तीन चीज है, या तो वही चीज होना या इंक्रीज होना एक पर्टिकुलर, एक मतलब एक फंक्शन के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से बढ़ जा रहा है, अचानक से घट जा रहा है, वैसे नहीं, बढ़ रहा, दो दो करके ही बढ़ रहा, तीन तीन करके ही बढ़ रहा, इस तरह से। तो या तो बढ़ जाना, या तो घट जाना, या वापस उसी चीज का रिपीट होना, इसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। तो ये एक रिलेशन दे करके गए थे, किसमें, एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर हम सजाते हैं एलिमेंट को तो हर एक एलिमेंट जो रहेगा उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसका, फर्स्ट वाले से। बात समझ में आ रहा है, तो इन्हीं का लॉ को बोला गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला गया था। तो इनका लॉ अगर लिखे हम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, आप लोग लिखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ
ऑक्टेव। तो ये क्या बोले थे, देखिए इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, लिखिए मेरे साथ, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if the elements are arranged in order of their atomic, in order of their increasing atomic weight, लिखिएगा increasing atomic weight, अगर हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं, किस हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, increasing atomic weight, then the properties of the eighth element, then the properties of the eighth, then the properties of the eighth element will be similar, वो क्या होगा, सिमिलर होगा, will be similar to the properties of the first one, to the properties of the first one। ठीक है वो, तो यही बोले थे वो कि अगर एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बढ़ते हुए क्रम में अगर हम एटॉमिक वेट का इंक्रीज सजाते हैं एलिमेंट को, तो प्रॉपर्टी ऑफ द एट्थ एलिमेंट, आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। किसका सिमिलर होगा, फर्स्ट वाले का। जैसे अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो ये सोडियम का प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगा, लिथियम का। फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आठवां एलिमेंट किसके साथ सिमिलर होगा, इसके साथ सिमिलर होगा। तो ये बता करके गए थे, इनका लॉ था। लेकिन इनका भी लॉ जो है ज़्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि इनका जो लॉ था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए था, हेवी एलिमेंट्स के लिए नहीं था। कैल्शियम के बाद जो होता है उसके लिए नहीं था। दूसरा बात, जब नोबल गैस मिला, जब आया इस टाइम तक तो नोबल गैस नहीं था, बाद में नोबल गैस आया। तो जब नोबल गैस आया तब तो इनका पूरा ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर नोबल गैस में अगर हम एक अगर ऐड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हीलियम ऐड किए हम, या फिर कुछ भी ऐड किए मान लीजिए, तब तो 8 नहीं हो रहा, 9th हो जा रहा, तो सबका पोजीशन अपने अपने अब क्या होगा, चेंज होगा। तब फिर वो गड़बड़ हो गया। ठीक है। दूसरा बात, इनको जो है कम से कम जगह छोड़ना चाहिए था, स्पेस देना चाहिए था, ताकि पता चले कि आगे अगर नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसका पोजीशन क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये इनका ड्रॉबैक था। लेकिन बहुत हद तक ये आगे आने वाले साइंटिस्ट को एक हिंट्स दे करके गए थे कि एलिमेंट को सजाया जा सकता है। जैसे डॉबेनियस क्या किए थे, वो 3-3 करके लिए थे, है ना। ये लेकिन बहुत हद तक गए थे, मतलब कहां तक आ गया, कैल्शियम तक पहुंच गया था ये। तो उनसे ज्यादा सक्सेस तो इनका हुआ, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इनका था। ठीक है। तो ये साइंटिस्ट लोग को एक रास्ता दिखा कर गया है कि एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाने से पीरियोडिसिटी जो होता है वो मेंटेन होता है एलिमेंट के बीच में। ठीक है। तो इसी से हेल्प लिए थे मेंडलीफ बोल करके एक साइंटिस्ट थे, वो फिर इनके ही जो बता के गए थे लॉ, उनसे आगे बढ़ करके रिसर्च किए और उनके हिसाब से फिर वो सारा कुछ किए। तो मेंडलीफ का बहुत हद तक सक्सेस हुआ था। ठीक है। तो हम लोग फिर अब पढ़ेंगे मेंडलीफ के लॉ के बारे में।